नमस्कार दर्शकों। आज एक बॉलीवुड के बारे में एक स्टडी आई है। स्टडी तो असल में वो रीजनल सिनेमा, गुजराती सिनेमा के बारे में आई है, लेकिन वो कहीं ज्यादा बॉलीवुड पर भी एप्लीकेबल है। उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये आर्टिकल हम आपको बीच बीच में दिखाएंगे भी और आपको बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे ये बॉलीवुड के लिए एक बड़ा सबक हो सकता है। बात यहाँ पर ये की गई है, इसका टाइटल ये है कि व्हाट वुड इट टेक फॉर गुजराती सिनेमा टू मेक इट्स ओन कांतारा। तो जिस तरह से कन्नड़ा सिनेमा ने कांतारा जैसी फिल्म बनाई और पूरे दुनिया को, पूरे देश को ये संदेश दिया है कि अगर आपके अंदर कन्विक्शन है तो कोई भी कहानी, चाहे वो आपके गांव की क्यों ना हो, जिसके बारे में किसी ने कहीं दूर सुना ना हो, लोग उसका भी इंतजार करते हैं। और कांतारा ने जिस तरह से इतिहास रचा है, उसके पीछे का पूरा गणित क्या है, कैसे ये तैयारी हुई, कैसे बाकी के जो क्षेत्रीय सिनेमा हैं या हिंदी सिनेमा इससे सबक सीख सकते हैं, इन सारी चीजों पर हम डिटेल में बात करेंगे। और हमारे साथ रवि जी रहेंगे जिसके बारे में बात करेंगे। कुछ मुख्य पॉइंटर्स हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। इसमें जो पूरा आर्टिकल है, ये इस बात पर लिखा गया है कि दर्शकों को तैयार करना जरूरी है। दर्शकों को सिर्फ खुश करना जरूरी नहीं है। फिल्म मेकर को दर्शक खोजने नहीं चाहिए बल्कि तैयार करने चाहिए। कन्नड़ फिल्मकारों ने दर्शकों का स्वाद बदला, उन्हें धीरे धीरे नई कहानियों की समझ दी। दूसरा, बड़े बजट या स्टार नहीं बल्कि ईमानदारी और साहस ही सिनेमा को महान बनाते हैं। और यहां पर प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग की भावना से काम हुआ। जड़ों से जुड़ी कहानियां ही आपको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाती हैं। इंडस्ट्री को बढ़ाना सिर्फ बड़ा बनना नहीं होता। कन्नड़ फिल्में सफलता से मिली कमाई को नई प्रतिभाओं, टेक्नीशियंस और राइटर्स में भी इन्वेस्ट करती हैं। ऐसा नहीं कि पैसा आ गया तो आपको अपने बैंक में भरना है, आपको उसी इंडस्ट्री में निवेश करना होता है। कन्नड़ फिल्में अब बाहरी मान्यता नहीं ढूंढती, उन्हें यकीन है कि उनकी कहानियां खुद में ही बहुत वैल्यूएबल हैं। तो ये तमाम चीजें और भी कई सारे पॉइंट्स हैं। रवि जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया उज्जवल जी, इस बातचीत में आपका भी स्वागत है। तो जिस तरीके से हम इस आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं, मैंने यहाँ कुछ पॉइंटर्स गिनाए हैं, अभी पूरा नहीं बताया है। आगे हम बातचीत में और इसको विस्तार में लेकर चलेंगे। आपने भी आर्टिकल पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, और इस लाइव सेशन को करने का मकसद ये है कि जिस तरह से कांतारा तो एक उदाहरण है कि कांतारा ने कैसे कन्नड़ फिल्मों की दुनिया बदल दी, ऐसे हर क्षेत्रीय सिनेमा की दुनिया बदली जा सकती है। हिंदी की तो और ज्यादा बदली जा सकती है, बड़ा दर्शक वर्ग है। क्या क्या वो कमियां हैं जो रह जाती हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। आपको इसमें क्या मेन पॉइंट्स लगे जिन पर आप बात करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से ये बताना चाहूंगा कि ये जो आर्टिकल है, ट्रेड मैगजीन है फिल्म इंफॉर्मेशन, उसका डिजिटल जो है फॉर्मेट ये उसमें आया है। और कोमल नाटा जो फेमस ट्रेड एनालिस्ट हैं, कल उन्होंने इसको शेयर किया था। अपनी मैगजीन का जो लिंक वो शेयर करते हैं आर्टिकल्स का, है जो फिगर्स आते हैं रिव्यूज, तो कल ये आर्टिकल पढ़ा मैंने जब उन्होंने शेयर किया, और मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा कि जो अभिषेक जैन गुजराती फिल्मों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, उन्होंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू और खास तौर पर कांतारा की सक्सेस जो है उसको बेस बनाते हुए, और कन्नड़ इंडस्ट्री ने किस तरह से ग्रो किया है और आज उसने बड़ी जगह बना ली है उसने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसकी सक्सेस की उन्होंने स्टडी की है। अपने विचार उन्होंने इस आर्टिकल में, इस ब्लॉग में रखे हैं, जिसको यहाँ पर जो है इन्होंने रिप्रोड्यूस किया है अपने, उनका जो ब्लॉग है कोमल नाटा जी ने। तो ये वाकई मतलब सिर्फ गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये बॉलीवुड के लिए भी है, या फिर ये दूसरी फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि रीजनल फिल्में हमारे यहाँ बड़ी इंडस्ट्री है अलग अलग रीजन्स की, ये सब पर लागू होता है कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री साउथ में जो है सबसे पीछे मानी जाती है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, मलयालम भी अपने कंटेंट के लिए स्ट्रांग माना जाता रहा। तमिल की अपनी पहचान है, तेलुगु तो जो बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, लेकिन साउथ में भी कन्नड़ को ये माना जाता था कि यार ये 4th नंबर पर आती है। लेकिन जिस तरह से कन्नड़ ने राइज किया है और केजीएफ से लेके कांतारा तक और तमाम बड़ी फिल्में दी हैं इधर, तो सबका ध्यान खींचा है। तो उसमें उन्होंने अभिषेक जैन ने यही बताया कि किस तरह से कन्नड़ वालों ने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने ऑडियंस भी बनाए हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगता है बॉलीवुड को सीखने की जरूरत है। हम अलग अलग पॉइंट्स पे आगे आएंगे इसमें। और अभिषेक जैन का जो एक परिचय है
इसमें जो उन्होंने बात लिखी है कि वो हिंदी में फिल्म बनाना चाहते थे। कन्नड़ फिल्म आई थी किरिक पार्टी, और ये वहां की बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। वो कार्तिक आर्यन और जैकलीन फर्नांडिस को लेके इस फिल्म का हिंदी में रीमेक करना चाहते थे, लेकिन फिर वो नहीं हो पाया, कोई वजह इसमें रही होगी उनकी अपनी। और किरिक पार्टी वो फिल्म है जिससे कि रश्मिका मंदाना ने फिल्मों में कदम रखा था उसके, और वहां से कन्नड़ से उनका इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे रक्षित शेट्टी, ऋषभ शेट्टी के भाई हैं, उनसे कुछ विवाद हुआ, वो सारी चीज चलती रहती थी। कन्नड़ इंडस्ट्री के लोग जो है रश्मिका से काफी नाराज रहते, क्योंकि रश्मिका ने शायद उनको क्रेडिट नहीं दिया कि मुझे वहां से इंट्रोडक्शन मिला फिल्मों का। तो खैर वो सारी चीजें अलग है। तो किरिक पार्टी का ये रीमेक करना चाहते थे, फिर नहीं हुई वो फिल्म। मगर बात जो इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखी है वो बॉलीवुड के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि गुजराती फिल्मों के संदर्भ में उन्होंने लिखी है। और सबसे खास बात यह है, जिनके हम कई बिंदु तो ऐसे हैं जिसकी हम लोग अपने बातचीत में अक्सर चर्चा करते रहे हैं। तो इसमें जो बातें उन्होंने लिखी, सबसे पहले ऑडियंस की बात, क्योंकि बार बार सारी चीजें जो जाती है वो ऑडियंस पे जाती है, और हिंदी फिल्मों में इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई है कि ऑडियंस आगे निकल गए और हिंदी का सिनेमा पीछे रह गया है। और ये सच्चाई है। सिनेमा को ऑडियंस कोई रेडीमेड कभी भी नहीं मिलते हैं, आपको हमेशा ऑडियंस बनाने पड़ते हैं। जैसे हम देखते हैं कि फला डायरेक्टर की फिल्मों के दर्शक हैं, राजकुमार हिरानी की फिल्मों के दर्शक हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे बनाया। शाहरुख खान की फिल्मों के दर्शक है, उन्होंने धीरे धीरे बनाया। अनुराग कश्यप की फिल्मों को देखने वाला एक खास दर्शक वर्ग रहा है। राम गोपाल वर्मा, करण जौहर, मधुर भंडारकर, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने अपने दर्शक बनाए हैं। तो दर्शक बनाने पड़ते हैं। लेकिन हिंदी फिल्मों ने इधर जो पिछले 2-2.5 दशकों की, 3 दशकों की हम बात करते हैं, इन्होंने दर्शक बनाने नहीं, बात वही है, दर्शकों को जो है बेवकूफ बनाने का काम किया। दर्शक बनाने का काम नहीं किया अपने लिए, दर्शकों को बेवकूफ बनाने का काम किया। इस आर्टिकल में उन्होंने फॉर्मूले की भी बात लिखी। फॉर्मूला नहीं, आपको हमेशा रिस्क लेना पड़ेगा, फॉर्मूला वर्क नहीं करता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, मुझे लगा कि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करना चाहिए, और हम कर ही रहे हैं इसमें। तो इसीलिए तो हम आते हैं पॉइंट वाइज आते हैं। जैसे ऑडियंस की बात की इन्होंने सबसे पहले, तो फिल्म मेकर को जो है ये उसकी जिम्मेदारी है। अब ऑडियंस के मामले में यही है कि फिल्म मेकर अगर अपने ऑडियंस के साथ ग्रो नहीं करेगा, या जिस तरह का सिनेमा वो बनाना चाहता है ऑडियंस तक रिस्क लिए बगैर नहीं ले जाएगा, तो वो ना तो अपने ऑडियंस को बना सकता है, ना अपने ऑडियंस को जोड़े रख सकता है। और सिनेमा जो बनाने वाले मेकर्स हैं, उनको भले ही लगे कि भाई दर्शक तो क्या है, जो हम देते हैं वो देख लेते हैं, लेकिन दर्शक सिर्फ फिल्म नहीं देख रहा है, दर्शक जो है इस दुनिया को देख रहा है। तो दर्शक अपने साथ दुनिया के अनुभव लेते हुए लगातार आगे बढ़ता रहता है। और मुंबई या और बॉलीवुड वाले दर्शकों के निर्माता निर्देशकों के बारे में बहुत साफ है कि ये दुनिया नहीं देखते हैं। धीरे धीरे हो ये गया है कि सिर्फ ये जुहू और बांद्रा का सिनेमा बनाते। तो आप सोचिए कि हिंदी का दर्शक और हिंदी का फिल्म मेकर कितने अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। और यही वजह है कि आज फिल्म इंडस्ट्री इस हालत में खड़ी है कि दर्शक उसके पास नहीं है, बल्कि दर्शकों ने उसको ठुकरा दिया एक तरीके से। आज तरस रहे हैं आप अपने दर्शकों के लिए कि कोई एक अच्छी फिल्म ऐसी हम बना सकेंगे जिसको देखने के लिए दर्शक टूट पड़े। रेयर सीन हो गया है पिछले कुछ सालों में। देखिए, इसमें जो एक और मुख्य पॉइंट है, सबसे पहला तो आपने डिस्कस कर ही लिया कि किस तरीके से दर्शक बनाने की जरूरत है, और किस तरह से बॉलीवुड को भी इसी तरह अपने नए दर्शक बनाने होंगे। कहते हैं ना, उन हर तरह की फिल्म की एक ऑडियंस होती है, हर तरह के डायरेक्टर की। बहुत से लोग भंसाली की फिल्मों का इंतजार करते हैं, एक जमाना था लोग सुभाष घई की फिल्मों का इंतजार करते थे। तो वो जो एक सिनेमा होता है ना, कि हमें उसका सिनेमा देखना है, तो आप अपने काम से ही वो बनाते हैं, आपका नाम जो जुड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसमें सीधे इस बात पर भी जोर दिया गया इस आर्टिकल में कि बड़े बजट या स्टार्स नहीं, बल्कि ईमानदारी और साहस सिनेमा को महान बनाते हैं। यानी आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, आप कितना नयापन लाते हैं, कितना इनोवेटिव होते हैं, कितनी नई अप्रोच आप लेकर आते हैं। फिर इसमें बात की गई है कन्नड़ फिल्मों की, जैसे कांतारा, केजीएफ, 777, चार्ली इसीलिए सफल हुई क्योंकि उन्होंने डर की बजाय विश्वास से काम लिया। यानी उन्होंने नए सब्जेक्ट को जब वो पेश किया तो उनके अंदर वो पैशन था, वो कन्विक्शन था कि हाँ, हम जो कहानी लेकर आ रहे हैं ये लोगों को समझ में आएगी।
तो कहने का मतलब ये है कि अब जिस तरह से बॉलीवुड सेफ फार्मूले पर फिल्में बनाता है, चाहे शाहरुख हो, सलमान हो, ये सब के सब बड़े स्टार जरूर हैं, लेकिन ये लोग बड़े सेफ फार्मूले पर फिल्में बनाते रहे हैं। तो सेफ फार्मूला छोड़कर सच्ची कहानियां सुनाने का साहस दिखाना चाहिए, जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आमिर खान ने कई बार किया है। लेकिन आमिर खान को अगर छोड़ दें तो बहुत कम है। कुछ हद तक अक्षय कुमार ने कोशिश की, अलग अलग तरह की टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्म बनाई उन्होंने, और भी कई फिल्में बनाई जो सामाजिक मुद्दों पर थी, अलग तरह की कहानी कहने की कोशिश की। तो वो करना बहुत जरूरी है। दूसरा, इसमें एक और बात कही गई है कि जैसे कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के जो निर्देशक और निर्माता हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ही पैशनेटली काम करते हैं। एक मजबूत पारिवारिक माहौल वहां पर तैयार होता है जो सामूहिक रूप से पूरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाता है। बॉलीवुड में जो गैंग सिस्टम है, गुटबाजी है, अहंकार है, ईगो है, अलग अलग खेमे बने हुए हैं, अलग अलग कैंप बने हुए हैं, उसको छोड़कर बॉलीवुड के लोगों को एक साथ आना होगा, एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा। अगर एक फिल्म के लिए ऑडियंस बन रही है तो अच्छी बात है, कम से कम दर्शकों को सिनेमा देखने की आदत तो पड़ रही है। आज ये मेरा सिनेमा देखने आए हैं, कल आपका सिनेमा देखने आएंगे, इस भाव के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, जो मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट इसमें है, मैं चाहूंगा रवि जी आप इसको डिटेल में बताएं दर्शकों को, कि जड़ों से जुड़ी कहानियां ही आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेकर जाती हैं। एक लाइन के बाद मैं छोड़ूंगा, फिर मैं चाहूंगा आप इसको समझाएं, जिसको मैं समझता हूं। आजकल क्या हुआ है, मैं आम लोगों की भाषा में समझाना चाहूंगा। पहले हम लोग लखनऊ जाते थे, जयपुर जाते थे, या किसी शहर में जाते थे तो उस शहर का एक फ्लेवर हमें मिलता था। अरे भाई, लखनऊ में ऐसा कपड़ा मिलता है, जयपुर में ऐसा कपड़ा मिलता है, अहमदाबाद में ऐसा मिलता है, इंदौर में ऐसा मिलता है। ये जो अब इंटरनेशनल ब्रांड्स जो आए हैं तो पता ये चल रहा है कि ना तो लखनऊ का अलग कल्चर रह गया, ना जयपुर का अलग कल्चर रह गया, सब तरह के कपड़े सब जगह मिलने लगे हैं। लेकिन कहानियां आज भी ऐसी नहीं है, कहानियां बहुत लोकल लेवल पर अवेलेबल हैं। कुछ लोक कथाएं हैं जो बिहार में कही जाती हैं, कुछ उत्तर प्रदेश की अलग हैं, मध्य प्रदेश की अलग हैं, जैसे कन्नड़ से कांतारा लेकर आए। तो ऐसी कई कहानियां, हम हालांकि बहुत स्तर पर वैश्विक हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोकल चीजें बहुत सी ऐसी हैं। वो लोकल स्वाद जो है वो कहानियों में लेकर आना पड़ेगा। आप रवि जी कैसे देखते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि इस पर काफी कुछ कहा जा सकता है। हाँ हाँ, देखिए आज वही है, जो चीज जितनी लोकल है वो उतनी ही ज्यादा ग्लोबल है, या उसके उतने ही ग्लोबल होने के चांसेस ज्यादा हैं। और कांतारा से बड़ा उदाहरण इस समय आपके पास नहीं है। कन्नड़ की या वहां के भी एक छोटे से बेल्ट की कहानी को जब वो दिखा रहे हैं और बहुत ईमानदारी से दिखा रहे हैं, इसमें उन्होंने कहीं मतलब वो नहीं किया कि हम कहीं उसमें फॉर्मूलाबाजी करें या फिर उसको एक्स्ट्रा ग्लैमराइज करें। जैसा है वैसा दिखाना और अपनी जड़ों से जुड़े रहना। कहानियां ढेर हैं, हालांकि जैसे थोड़ा सा हम इसकी चर्चा करें, जैसे कि स्त्री 2 का जो इन्होंने यूनिवर्स बनाया, इसमें इन्होंने कोशिश की, ये चंदेरी गए या और इस तरह के जो छोटे छोटे हमारे यहाँ लोकल लेवल पे अगर कहानियां दिखती तो मुंबई की दिखती है, दिल्ली की दिखती है, लखनऊ आ जाएगा थोड़ा बहुत, कभी एक 2-4 साल में या एक आध कहानी भोपाल की दिख जाएगी, 5-7 साल में एक आध कहानी इंदौर की दिख जाएगी। मतलब इतना ही है, मतलब बहुत सीमित है। जबकि हिंदी का सिनेमा, क्योंकि पूरा उसकी बाउंड्रीज जो है, मतलब उसको पूरा इंडियन सिनेमा, ये हमेशा कहते रहे कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, मगर आपको ये बड़ा मुश्किल होता है हिंदी के सिनेमा में देखना कि आप हिंदी का सिनेमा बना रहे हैं मगर उसमें जो है तमिलनाडु की कोई कहानी है या केरल की कोई कहानी। हालांकि जिस तरह से अभी परम सुंदरी आई या टू स्टेट जैसी फिल्में, ये रोमांटिक और फॉर्मूलेबाजी वाली कहानियां हैं। यहाँ रिस्क नहीं है, यहाँ फॉर्मूले बहुत ज्यादा होगा, ये पंजाब चले जाएंगे, मतलब इन्होंने अपने आप को जो है बांध रखा है बहुत सारे फॉर्मूलाज में, ये रिस्क नहीं लेते हैं। जबकि आप बहुत छोटी छोटी, हमने कब जो है हिंदी सिनेमा में गांव की कहानी देखी। आमिर खान का नाम जैसे पीपली लाइफ में आपको मिलेगी, या उन्होंने लगान में एक बड़ा विलेज बनाया था, स्वदेश में आप जो देख लीजिए, चलिए आशुतोष गोवारिकर ले गए थे एक गांव की कहानी, लेकिन ये बड़े सितारों के साथ। लेकिन जब छोटी कहानियां आती हैं तो वो कहाँ है, मतलब लगातार उनके ऊपर काम करना, लगातार ऑडियंस को बताना कि हम जो है लोकल कहानियों की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी की अगर कहानी दिखा रहे हैं तो उसको यूपी वाले ही देखें, उसको एमपी वाले भी देखें, उसको बंगाल वाले भी देखें, उसको महाराष्ट्र वाले भी देखें।
ऐसा वो जो इमोशन पकड़ना, वो जो ह्यूमन स्टोरी होती है, वो कनेक्ट जो है फिल्मों में कहीं न कहीं गायब है। और ये जो है तभी आ सकता है जब मेकर्स जो हैं, जो खास तौर पे जो फ़िल्म का प्रोड्यूसर है, वो सबसे पहले भरोसा दिखाए कि यार अगर एक राइटर, एक डायरेक्टर मेरे पास एक कहानी लेकर आता है, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ, ना कि मैं किसी सितारे का जो स्टारडम है उसमें इन्वेस्ट करूँ। सितारा आता है, वो अपनी शर्तों के साथ आता है, उसको लगता है अरे यार मैं कैसे जो है अपना जो सूटेड-बूटेड वाला जो मामला है या जो हीरोइज़्म वाला मामला है उसको अपने अवतार को छोड़ के मैं किसी एकदम से गाँव के या किसी लोकल अवतार में चला जाऊँ। वो जो अपनी शर्तों के साथ आता है, उसको उससे थोड़ा-सा आपको बचना होगा। आपको ये देखना होगा कहानी की क्या डिमांड है। तो सबसे पहले ये प्रोड्यूसर की ज़िम्मेदारी है और आजकल प्रोड्यूसर जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। कई जगहों पर तो हम देख रहे हैं कि वो डायरेक्टर से ज़्यादा राइटर तो खत्म ही हो चुके हैं। राइटर को मतलब एक तरीके से माना ही नहीं जा रहा कि उसकी ज़रूरत है। जबकि सच्चाई यही है कि कहानी वही लेके आएगा आपके पास। आपके पास वो विज़न नहीं है, हम बार-बार देख रहे हैं कि आप फेल हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो है ऐसी कहानियों पर भरोसा दिखाना होगा जो कि बहुत यूनिक हों, जो कि लोकल हों मगर जिनके अंदर ग्लोबल की संभावनाएँ हों। अब ये भी आपको पहचानना पड़ेगा और फिर वही बात है कि सिनेमा रिस्क है। वो आप बहुत सेफ होकर नहीं खेल सकते और ज़रूरी है क्या? आप बताइए कि क्या ज़रूरी है कि आप 400 करोड़ का ही सिनेमा बनाएँ? क्या आप 100 करोड़ का ही सिनेमा बनाएँ? क्या आपको किसी ने लिख कर दिया है, किसी डॉक्टर ने आपसे कहा है कि नहीं 100 करोड़ से कम का बनाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी? नहीं भाई, आप छोटी फ़िल्में क्यों नहीं बनाते हैं? आपको क्यों लगता है कि आप 100-200 करोड़ की फ़िल्म बना के 1000 करोड़ ये अंदर कर लिए जाएँ? नहीं, ये जो अंदर कर लिए जाए वाली मानसिकता जो है ना, ये पैसा लगा के वो जो रिटर्न लेना है, इसमें आर्टिकल में एक और आया है आरओआई जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हाँ होता है, हाँ उसमें हाँ। आरओवी आया है, रिटर्न ऑफ विज़न। आप एक विज़न वो जो विज़न आप देंगे, उससे क्या रिटर्न आ रहा है वो देखिए, उसपे इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। तो ये बहुत यहाँ ज़रूरी चीज़ है। जी। दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो हमारे दर्शक हैं, हुँ, उनका मैंने कमेंट लिया है। इनका ये कहना है कि दर्शकों को भी चाहिए कि वो जिस तरह से शाहरुख सलमान की फिल्मों के लिए क्रेजी होते हैं, वो ऐसी कहानियों के लिए भी क्रेजी हों, तो थोड़ा सा धक्का वहां से भी लगेगा। डेफिनेटली इसकी बिल्कुल। जरूरत है। इसके अलावा जिस पॉइंट पर आप बात कर रहे थे कि फिल्म कई बार बनने से पहले उसे बनाने वाले अपनी जेबें भरना चाहते हैं, मैं अपने दर्शकों को यहाँ रुककर एक एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा बॉलीवुड की, क्योंकि हम रोजाना देखते हैं ऐसे लोगों को। बहुत से ऐसे लोग बॉलीवुड में घूम रहे हैं जिन्होंने पिछले 2 4 5 साल में कोई फिल्म नहीं बनाई है, फिर भी वो कमाई कर रहे हैं। जानते हैं कैसे? वो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी मोटे मुर्गे को फांसते हैं, उससे साइनिंग अमाउंट लेते हैं और बैठ जाते हैं कि सर देखिए आपकी पिक्चर हमने बताया बताया था कि 10 करोड़ में बनेगी और हमने 1 करोड़ का साइनिंग अमाउंट ले लिया। अब वो 10 करोड़ को 12 करोड़ 15 करोड़ बजट हो गया, 20 करोड़ हो गया। मतलब उनको फिल्म बनानी ही नहीं होती है। असल में ऐसे लोग मार्केट में भरे पड़े हैं जिनको फिल्म नहीं बनानी है, वो सिर्फ साइनिंग अमाउंट पर सर्वाइव कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े नाम हैं उतने ही बड़े नाम ऐसे भी हैं जिनको 4 5 फिल्मों का सिर्फ साइनिंग अमाउंट वो घुमाते हैं इधर से उधर। यानी पिक्चर जो है वो सिर्फ डिस्कस होती है, उसका प्लान बनता है, बजट अप्रूव होता है, शुरू कभी होती ही नहीं। अगर कुछ फिल्में शुरू हो भी जाती हैं तो शुरू होने से शुरू होने के समय ही कैसे वो मिडिल मैन अपना पैसा निकाल ले। मतलब किसी को इतना सब्र ही नहीं है, इंतजार ही नहीं करना है कि प्रोजेक्ट बने, रिलीज हो और फिर होने वाली कमाई से अपना हिस्सा लिया जाए। वो पहले ही 5 करोड़ की फिल्म को 10 करोड़ का दिखाकर अपनी जेब में 5 करोड़ रुपए रख लेना, ऐसे लोग बहुत से उन लोगों की हिम्मतें तोड़ देते हैं जो कि नई कहानी कहना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता क्योंकि उन्हें जो मिडिल मैन ऐसे मिल जाते हैं बीच में जो अपनी जेब भर लेते हैं। मतलब फिल्म बनी ही नहीं पर उनकी जेब में पैसा आ गया। और ये चलन इतना खराब करके गया इंडस्ट्री को कि बहुत सारे नए लोग तो फिल्म बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि फिल्म बनने से पहले ही उनकी जेब खाली हो जाती है और उनको फिर घबराहट शुरू होती है कि यार अभी तो पिक्चर बनी नहीं और इतना पैसा चला गया, पता नहीं कब बनेगी, कब पैसा आएगा। और बहुत से लोग सिर्फ ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे लोग भी वजह बन जाते हैं इंडस्ट्री के ग्रो न होने में। दूसरा एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें इन्होंने कहा है कि जो भी पैसा आए उसको इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जाए। ये एक बहुत जरूरी बात है कि आप अपने टेक्नीशियंस के साथ बांटे। अगर कल को कोई फिल्म बड़ी बन जाती है
तो हमने तो शायद ही कभी सुना हो कि उसके क्रू मेंबर्स को बुलाकर पैसा दिया गया, कि अगर कोई बड़ी फिल्म बन गई तो उनके मेहनताने से ज्यादा, ये उनका भी तो इनाम है, ये उनका भी तो प्राइज है कि अगर क्योंकि फिल्म एक कलेक्टिव टीम वर्क है, उसमें अगर आपको उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट होता है तो आप उसको बांटें, और बांटने से ज्यादा जरूरी ये भी है कि आप उसका एक पूरा इकोसिस्टम बनाएं जिसमें आप उसे इन्वेस्ट करें, ताकि कुछ लोगों को अगर ट्रेनिंग दिलवानी है, कुछ लोगों को अगर कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सिखाना है, कोई नई चीज सिखानी है, तो उनके लिए भी प्रॉपर आगे बढ़ने के अवसर हों। आगे बढ़ने के अवसर का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने उन्हें अगली फिल्म में ले लिया, आपने उनकी जो क्राफ्ट है या जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसमें उन्हें एडवांस ट्रेनिंग दिला दी, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो आगे काम आता है। यानी कहने का मतलब है कि आप ओवरऑल इंडस्ट्री जो शब्द कहते हैं, तो इंडस्ट्री के लिए तरह सोचिए भी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि क्योंकि बार बार कन्नड़ फिल्म की बात हो रही है, कांतारा से उन्होंने एग्जाम्पल उठाया, उन्होंने कहा कि कन्नड़ फिल्में अब बाहरी मान्यता नहीं ढूंढती, उन्हें यकीन है कि उनकी कहानियां खुद में ही बहुत वैल्यू रखती हैं। यानी हम बाहर जो वैलिडेशन देखते हैं ना कि अरे आपको ये सही लगा, आपको क्या, आप कन्विंस है, पहले आप अपनी तरफ देखिए, सामने वाले की तरफ देखने से पहले खुद की तरफ देखिए। आप खुद सोचिए कि कांतारा वाली कहानी जब तक हम लोगों ने नहीं सुनी थी, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन ये बात ऋषभ शेट्टी तो बचपन से जानते होंगे, इसलिए उन्होंने उस कहानी में विश्वास किया और फिर पूरे विश्वास के साथ उस कहानी को लेकर आए, और हर उस प्रदेश के लोग, हर उस शहर के लोग जिनको उस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो उसके बारे में जान पाए। तो कहीं ना कहीं खुद पर विश्वास, कहानी पर विश्वास, पूरी इंडस्ट्री का साथ में भरोसा जीतना, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना, ये तमाम चीजें जिनका जिक्र किया हुआ है। बिल्कुल, इस आर्टिकल की खूबसूरती ये है कि सबसे पहले तो एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करता है। मतलब अगर आपको आगे बढ़ना है और काम करना है, तो आपके काम करने के तरीके में एक पारदर्शिता होने चाहिए, चीजें क्लियर रहें, जिससे उसमें ये ना हो कि जैसा आपने कहा कि एक मिडिलमैन है और एक प्रोजेक्ट बनता है और वो बनने से पहले ही मिडिलमैन की वजह से दम तोड़ देता है। तो अब ये ट्रांसपेरेंसी के साथ में दूसरी चीज, वो ईमानदारी की भी बात करता है। ईमानदारी होगी तब आप एक साथ बैठ सकते हैं। जब आप ये तय करेंगे कि नहीं, हम ईमानदारी से अच्छा सिनेमा बनाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम मिलजुल कर बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय, तो वहां ईमानदारी की भी जरूरत होगी। तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ईमानदारी चाहिए, और इन सबके साथ अपने आप में एक कॉन्फिडेंस चाहिए। जो आप कह रहे हैं, अगर कन्नड़ इंडस्ट्री को आज अपनी कहानियों पर भरोसा है, अगर वो वैलिडेशन के लिए बाहर नहीं देखती हैं, वो अंदर ही मिल बैठकर बात करते हैं, उस स्क्रिप्ट को डिस्कस करते हैं, कुछ कमियां होती हैं तो वो उस पर विचार करते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं, शूटिंग में एक दूसरे को सहयोग करते हैं टेक्निकली, वहां के जो एक्टर्स हैं वो एक दूसरे की फिल्मों में काम करते हैं, प्रोड्यूसर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो ये बहुत कलेक्टिव ढंग से काम करते हैं। और देखिए, सिनेमा, हमने जैसा हमेशा कहा है कि ये इंडिविजुअल वर्क नहीं है। हीरो ये सोच ले कि भाई मेरे वजह से फिल्म चलती है, प्रोड्यूसर ये सोच ले कि मैं पैसा लगा रहा हूं तो फिल्म ये बन रही है, डायरेक्टर तो बेचारा हो ही चुका है और राइटर तो कहीं है ही नहीं, और म्यूजिक का तो पहले ही हमारे यहाँ पर कत्ल हो चुका है। हमारे यहाँ बहुत सारा काम करने की जरूरत है, और ये आर्टिकल मतलब लंबे समय बाद मुझे लगा कि बड़ी कंस्ट्रक्टिव बातें कर रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि अरे इस दौर में हम क्या करें। ये जो आर्टिकल है, इसको अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो ये आपको बहुत सारे रास्ते दिखाता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये आर्टिकल इस इंडस्ट्री में तमाम लोगों के पास गया है, क्योंकि कोमल नाटा जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके इंडस्ट्री के तमाम प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर सब लोग हैं, और सबके पास गया होगा। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने इसे पढ़ा होगा या खोल के भी देखा होगा, और पढ़ा भी होगा तो कितने लोगों ने इस पर विचार किया होगा, कितने लोगों ने आपस में बात की होगी कि यार हाँ, इसमें कुछ रास्ते दिखते हैं हमको, उन्हें फॉलो करना चाहिए, या एटलीस्ट कम से कम बैठ के एक बार हम सोचें तो कि हमें क्या करना है। बॉलीवुड का एक संकट सबसे बड़ा ये भी है कि जो पढ़ने वाला मामला है, हमने दिन में भी इस पर बात की थी, हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, पढ़ने लिखने से एकदम एक तरीके की दुश्मनी हो गई। पढ़ना लिखना है तो सिर्फ यही है कि पीआर से अपने बारे में अखबार में, किसी पोर्टल पर, किसी मैगजीन में छपवा लो और वही पढ़ो जो अपनी तारीफ में लिखा है। तो ये आगे बढ़ने के रास्ते तो खुद ही बंद कर चुके हैं। मुझे लगता है पढ़ना चाहिए, जो भी लोग हमको सुन रहे हैं तो कम से कम अब वो इस आर्टिकल को पढ़ें,
और बात वही है कि देखिए जो सारी बातें हैं ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत एक्सक्लूसिव है। इंडस्ट्री में क्या होता है, जो बातें आपने कही है, सबको पता है कि कैसे मिडिल मैन है, कैसा ग्रुपिज्म है, कैसे सबके सब अपने अपने ईगो है, कैसे जो है यहाँ पैसों की एक तरह की बंदरबांट है, वो सबको पता है। लेकिन उसका रास्ता क्या है? तो सबसे पहले आपको अपने जो ईगो छोड़ना पड़ेंगे, जो आपके अपने अपने स्वार्थ हैं वो छोड़ना पड़ेंगे। आपको ट्रांसपेरेंसी लानी होगी अपने काम करने के तरीके में। आपको सिनेमा के बारे में सोचना होगा कि भाई जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, सिर्फ हम ही आगे ना बढ़े, वो भी आगे बढ़े। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ नया है। हाँ, नया इसमें ये है कि आपको एक सोच है कि अब दर्शकों को जोड़ना है, क्योंकि दर्शक आपसे छूट गए और दर्शकों को कैसे जोड़ा जा सकता है उसके बारे में भी यहाँ दिया गया है। सबसे पहले आपको अपनी कहानियों पर भरोसा करना है, वो कहानियां लाना है जो रीमेक ना हो, जो कि आप कर रहे हैं। इधर उधर से चुराए हुए आइडिया नहीं बनाना है, हमको मौलिक काम करना है। ऑडियंस जो है वो आपसे लगातार नए की डिमांड कर रही है और ये उसकी चॉइसेस में दिख रहा है। जिस तरह से वो हिंदी का सिनेमा छोड़ के दूसरी भाषाओं का, दूसरे देशों का सिनेमा देख रही हैं, ओटीटी पर जिस तरह का कंटेंट देख रही, तो साफ मतलब है ना कि भाई आप जो दिखा रहे हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। आदमी नई नई कहानी देखना चाहता है। क्या हम रोज एक ही फिल्म देख सकते हैं? क्या हम रोज एक ही ऐसी कहानी को देख सकते हैं कि आज एक्स स्टार है, परसों वाई स्टार है, नरसों जो है जेड आ गया, फिर से एबीसीडी शुरू हो गई उसी कहानी पे नए चेहरों के साथ? नहीं भाई, हमको नई कहानियां चाहिए। और इधर साउथ की या जो रीजनल फिल्मों की जिनकी बात हुई है, वो वही है जिन्होंने आपको एक कोई नई कहानी कही दी है या मेकिंग का नया फ्लेवर दिया है, कुछ नया दिया है। तो हिंदी के लोग इस बात को भूल गए हैं कि यहाँ का दर्शक जो है कुछ नया चाहता है। उनको लगता है कि दर्शक बेवकूफ है, हम जो देते रहेंगे वो देखता रहेगा। ऐसा नहीं है। दर्शक ग्रो हो चुका है। आपने अपने आप को जो है ग्रो नहीं किया है, दर्शक ग्रो होके बहुत आगे निकल चुका है। तो ये सारी चीजें समझने की हैं दरअसल। यहाँ एक और चीज है कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बिल्कुल कांतारा बना बिल्कुल। ली, अब आपने कहा अब 10 साल की छुट्टी हो गई। आपको हर साल कम से कम हर जॉनर में, अब जैसे हम पिछले दिनों बात कर रहे थे, बच्चों के लिए सिनेमा बनता ही नहीं है, बच्चों के लिए फिल्म कहाँ नहीं बनती बनता है। है। मतलब मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि पिछले दिनों कभी कोई बच्चों के लिए फिल्म बनी हो। तो बच्चे अब आजकल किस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं उस पर तो खैर एक अलग बहस हो सकती है। दूसरी बात यह कि आ, एक लंबा गेम, अगर एक लंबी पारी आपको खेलनी है, तो पहली बात तो ये कि आपको हर जॉनर का सिनेमा बनाना होगा, हर साल बनाना होगा, हर बार बनाना होगा, और लगातार उस पर काम करते रहना होगा। और आप खुद खुद ही खुद के कंपटीशन अगर बनते हैं तो आप वहां जा सकते हैं जहां पर हम बैठकर ये बात करेंगे कि आप रिटर्न ऑन विजन, जो अभी आपने आपने भी जिक्र किया था कि जी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से बड़ी बात है रिटर्न ऑन विजन। आपने जिस विजन पे इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सिर्फ पैसे का नहीं है, यहाँ टाइम का भी है। आपने टाइम भी दिया, पैसा भी दिया। तो प्रोड्यूसर्स को कलाकारों और डायरेक्टर्स के विजन पर भी भरोसा करना पड़ेगा। आप कलेक्टिवली अगर कुछ सोच रहे हैं, क्रिएटिव काम अकेले एक व्यक्ति के बस का नहीं होता। एक व्यक्ति सोचना शुरू करता है, बहुत सारे लोगों कंट्रीब्यूट करते हैं, और सेफ नहीं सच्ची कहानियां चुनिए। ये सेफ है, ये बिल्कुल। सेफ है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। सबको मालूम है शाहरुख खान रोमांटिक रोल करेगा तो पिक्चर चल जाएगी, इसलिए शाहरुख खान जीवन भर रोमांटिक रोल करते रहे। तो कौन सा आपने झंडा गाड़ लिया? आपने कुछ उसके बाहर जाकर क्यों नहीं किया? आपको भी अपने बारे में पता लगता, शायद आप कुछ और बेहतर कर पाते। एक सर्टेन उम्र निकलने के बाद आपको लगा अब मुझे एक्शन करना चाहिए, क्योंकि आपको लगा कि अब रोमांटिक वाली उम्र नहीं रही। तो वहां भी आप सेफ खेले। सेफ आप खेले जब तक यंग है, मैं रोमांस कर लूं, फिर जब बूढ़ा बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये कर लूंगा। तो जब आप व्यापार की तरह कला को करते हैं ना, तो मशीन बन जाती है, फिर वो छापा खाना हो जाता है। तो दूसरा, एक ईगो जो है उसको छोड़ना पड़ेगा, अपने क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, मैंने ये काम क्रिएटिव किया है, इसमें मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको वो काम पसंद नहीं आएगा। इसलिए नहीं कि उनको आपसे कोई समस्या है, उनको नहीं समझ में आया, तो आप उनके एंगल से भी समझें, उनसे पूछें अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्यों नहीं आया, मैं कैसे सुधार कर सकता हूं। एक कहा भी जाता है कि हम तभी तक जिंदा हैं जब तक हम सुधार कर रहे हैं। जिस दिन हम में सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, हम ऊपर चले जाएंगे। आदमी अंतिम समय तक इसीलिए सीखता है, अंतिम समय तक इसीलिए निखार लाने की कोशिश होती है।
खुले दिल से आप अगर एक दूसरे की आलोचना नहीं सुन सकते, कर सकते। अब होता क्या है, मैंने पिक्चर बनाई है, मेरे सारे दोस्तों को बुलाया, सबने कहा बहुत बढ़िया है, बहुत हिट है। असल में वो दोस्त नहीं, उस वक्त दुश्मन का काम कर रहे हैं, जो मेरे खराब काम को भी अच्छा कह रहे हैं और मुझे बता ही नहीं रहे हैं, ये जानने ही नहीं दे रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है या मैं क्या बना रहा हूं। तो इस ईगो से, ईगो का घेरा, उससे, झूठा ईगो है। ईगो किसका है? झूठा ईगो है। जब आपने कोई चीज बनाई और देखने वालों को पसंद नहीं आई, अब आपको अहंकार ये और है कि मैंने बनाई है, आपने बुरा क्यों कहा, तो आप फिर क्रिएटिव काम करने लायक नहीं रह गए। जैसे ही ईगो आ जाता है, ईगो के साथ क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। क्रिएटिविटी वहीं तक रहती है जब तक आप ईगो से बाहर हैं। इसमें एक और चीज है उज्जवल जी, मतलब इन तमाम चीजों के साथ साथ जो पढ़ने की बात है, आप जिस भाषा में काम कर रहे हैं वो भाषा आपको न केवल अच्छे से आनी चाहिए, बल्कि उस भाषा का लिटरेचर क्या है, उस भाषा में आज क्या पढ़ा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और बहुत दुख की बात है कि इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में शायद आपको उंगलियों पर गिनने लायक लोग मिलेंगे जो आपको हिंदी की 5 अच्छी किताबों के नाम, या 5 आज जो लेखक लिख रहे हैं, जो चर्चित हैं या बड़े हैं, आज का छोड़िए पिछले 50 सालों की, वो नहीं बता पाएंगे। गिनती के लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने हिंदी लिटरेचर में जो लिखा गया है, जो बहुत समृद्ध साहित्य है, ऐसा नहीं है, और जो आज लिखा जा रहा है उन्हें पता ही नहीं होता है, गिनती के लोग हैं। तो आपको अपनी भाषा को, अपनी भाषा के साहित्य को पढ़ना समझना पड़ेगा। यहाँ तो स्थिति ये है कि आप स्क्रिप्ट पूरी अंग्रेजी में ले रहे हैं, रोमन में लिख के दो, पूरे संवाद सेट पर जो है आपके जो आपसी डायलॉग हैं वो अंग्रेजी में हो रहे हैं, हिंदी का फील ही कैसे आएगा। और हिंदी की किताबें और हिंदी का साहित्य पढ़ना तो आपको बहुत दूर की कौड़ी लगता है कि पता नहीं ये कौन सी बात है। मतलब हम उस सिनेमा की स्क्रिप्ट जो कि रोमन में लिखी हुई है, उससे ज्यादा हिंदी की तो हम बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। उससे बड़ी तो सर गाली नहीं है कोई, उससे बड़ी गाली नहीं है हिंदी सिनेमा में अगर रोमन में लिखा होता है। जैसे मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं, मैं रोमन पढ़ नहीं पाता, आजकल आते हैं व्हाट्सएप वगैरह, मैं नहीं पढ़ पाता उनको, मैं समझ ही नहीं सकता, हिंदी में देवनागरी में ही लिखता हूं। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि आपने इतना अपना लिया उस भाषा को कि जिस भाषा में आप सोचते हैं, लिखते किसी और में है। मतलब कितना अजीब लगेगा कि मैं अंग्रेजी को अगर हिंदी अक्षर देवनागरी में लिखूं तो कितना अजीब लगेगा, उसको पढ़ना और मुश्किल होता है। तो ये वाकई बहुत हैरानी भरा है कि वो लोग हिंदी का ही सम्मान नहीं करते। मतलब आपकी जो रोजी रोटी भाषा दे रही है, आपके मन में उसके प्रति सम्मान नहीं है, तो फिर आप सोचिए ना, आपने तो वहां पे एक तरह से माहौल तो खुद ही खराब कर दिया आपने। बिल्कुल। तो जब आपको वो साहित्य पता नहीं होगा, उसकी जो कहाँ से वो आ रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, हिंदी का जो समाज है उसका क्या इतिहास है, अगर आपको नहीं पता होगा, उसके रेफरेंसेस आपको नहीं पता होंगे, तो हम देख रहे हैं आजकल जो फिल्में बन रही हैं, जो कोशिश कर रही हैं कुछ माइथोलॉजी लाने की, कुछ हिस्ट्री लाने की, वो कैसी बड़ी-बड़ी गलतियां करती, ब्लंडर करती हैं। हालांकि सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे वो छूट मिल जाती है उनको, लेकिन वो गलतियां उनको दिखाई पड़ती। तो जब तक आप इन चीजों को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उस भाषा की आत्मा को, वो व्यक्ति, वो दर्शक जो उसी भाषा में बात करता है, उसका सोचने समझने का तरीका, उसका बोलना वही भाषा है, आप उस भाषा को बड़ा मतलब दोयम दर्जे का समझते हैं, उसको सिर्फ फिल्म बना के पैसा कमाने की अगर आपने भाषा, उससे ज्यादा आपका उससे कोई वास्ता नहीं है, तो आप कभी भी उस दर्शक को नहीं छू पाएंगे जो कह रहा है कि चीजें बदलने की जरूरत है। आपको अच्छी कहानियों में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आप जो जिस समाज के लिए आप बना रहे हैं, उस समाज में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अच्छी कहानियां आपको वहां से लेना चाहिए। सिर्फ यही नहीं होगा कि आप एक कॉमर्स बना लें सिनेमा का, कि भाई ये मेरे सिनेमा का, ये मेरी फिल्म का कॉमर्स है, मैं इतना लगाऊंगा और इतना वापस निकाल लूंगा। इससे काम नहीं चलेगा। ये पिछले 20-25 साल से किया जा रहा है और ये अब जो है पूरी तरह से पिट चुका है। अब दर्शक जो है वो आपके झांसे में नहीं आ रहा है। तो आपको इन सारी चीजों को बदलने की जरूरत है। जाना आपको ही पड़ेगा, आप तक कोई नहीं आएगा। ये बहुत साफ मैसेज है वाकई। और एक और इसमें जो अंत में एक और पॉइंट है जिस पर मैं आपका सभी का ध्यान ले जाना चाहूंगा, जिसपे उन्होंने बड़ा अच्छी बात कही है, जिसका मैं काफी समय से समर्थक रहा हूं, कि कला, ईमानदारी और सहयोग मिलते हैं तो सिनेमा सिर्फ बिजनेस नहीं रह जाता है, फिर वो एक बिल्कुल एक सांस्कृतिक आंदोलन बन जाता है। कि आप अच्छा ये भी सोचिए ना, आपकी जब आप ये निर्माण कर रहे हैं फिल्मों का, तो आने वाली जो नस्लें हैं वो देखेंगी।
आज के बच्चे देखेंगे ना, राज कपूर क्या बनाकर गए हैं, देवानंद ने क्या बनाया था, बिल्कुल गुरुदत्त क्या बनाकर गए थे, दिलीप कुमार ने कैसी एक्टिंग की थी। तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपका मीडियम और कला ऐसी है। मुंशी प्रेमचंद क्या लिख कर गए थे, उनको आने वाली न जाने कितनी पुश्तें पढ़ने वाली हैं। तो आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो आप कैसे निभाओगे? मतलब मैं तो हंसी आती कि सलमान खान क्या करके गए थे, आने वाली पुश्तें देखेंगी तो हंसेंगी, ये क्या करके गए थे, इनको तो हिंदी रंग से बोलनी नहीं आती थी। तो कुल मिलाकर बॉलीवुड को अब पैसा नहीं, बल्कि एक पैसा छापने वाली मशीन नहीं है आप बहुत कुछ छोड़ के जाने वाले हैं आने वाली नस्लों के लिए। आप दर्ज बिल्कुल। हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं। जी आपने आर्ट और कॉमर्स की दोनों की बात की है, तो जी अभिषेक जैन ने इस आर्टिकल में एक जो संकेत किया इसी तरह से, उन्होंने लिखा है कि सिनेमा उस पक्षी की तरह है जिसके दो पंख हैं, एक पंख आर्ट है और दूसरा पंख कॉमर्स है। आपको हाँ दोनों को साथ में लेकर इन दोनों पंखों से उड़ना होगा। ये नहीं होगा कि एक पंख तो आप हिला ही नहीं रहे आर्ट वाला और सिर्फ कॉमर्स वाला पंख हिला रहे हैं, तो आप गिर जाएंगे भाई। और यही हो रहा है, एक यही पंख हो से उड़ने की कोशिश की जा रही है लगातार। तो बिल्कुल ठीक बात है, इन दोनों का बैलेंस, भाई दो पंखों से ही आप उड़ पाएंगे। आप कहें कि हाँ नहीं नहीं ये तो बड़ा मजबूत पंख है कॉमर्स वाला मेरा, मैं तो इसी से जो है मैं उड़ लूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। हो सकता है थोड़ी देर उड़ लें, आप उड़ते रहे हैं, लेकिन फिर आप औंधे मुंह जमीन पे हैं। दूसरा पंख भी आपको जो है उसको फड़फड़ाना पड़ेगा उड़ने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने, और बिल्कुल ठीक बात है। सिनेमा, हम बार बार कहते रहे, जो लोग कहते हैं कि नहीं सिनेमा तो कॉमर्स है और कुछ भी नहीं है, वो दोनों है भाई। सिनेमा सिर्फ आर्ट भी नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उसको मान के चलना पड़ेगा। लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने यही किया है पिछले कुछ दशकों में कि इसको तो सिर्फ पैसा छापो, इससे लोगों की जेब से पैसा निकालो किसी भी तरह से, तो उसी का नतीजा है। और ये बहुत पॉजिटिव और बड़ा कंस्ट्रक्टिव आर्टिकल है। इसमें जो बातें हैं उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, अगर आप अपने ही लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो नहीं तो जो स्थिति है तो बनी रहे, क्या दिक्कत है। सब जानते हैं मुझे ये लगता है रास्ता हमने कहाँ जाने वाला है। जी हमने बहुत अच्छे से चीजें कवर कर ली हैं। और जिन लोगों को भी समझ में आया हो डिस्कशन, इसको आगे शेयर करें। हम चाहेंगे कि ये बातचीत ज्यादा लोगों तक पहुंचे, खासकर जो सिने प्रेमी हैं, जो सिनेमा को पसंद करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, अपनी देश की संस्कृति से प्यार करते हैं, हिंदी से प्यार करते हैं। इसमें सबके लिए सब कुछ है। और फिर वही बात है कि हम अगर एक ऐसा कंटेंट छोड़कर जा रहे हैं जो फिर आगे आने वाले समय में एक मिसाल बनेगा, लोग उसको देखकर सीखेंगे, तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस पर बात करते रहें। हम आगे भी बात करते रहेंगे इस पर, लेकिन आप लोगों का बिल्कुल। सहयोग बड़ा अपेक्षित है। अगर आप लोग इसको शेयर करेंगे, इसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हमें कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट मिलेगा। और यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है, इसको भी हम बता सकेंगे कि देखिए इस तरह के कंटेंट में पब्लिक इंटरेस्ट ले रही है, इसलिए हमें और ऐसे कंटेंट क्रिएट करने दीजिए। रवि जी, और कोई खास बात जो आप मेंशन करना चाहें इस सेशन को ओवर करने से पहले? नहीं, मुझे लगता है कि इस आर्टिकल को जिन लोगों के पास, क्योंकि इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि सब लोगों के पास गया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जिनके पास भी नहीं गया है, तो मुझे लगता है जिनके पास ये आर्टिकल है उनको शेयर करना चाहिए, इसको सीरियसली पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री